हे ममाज एंड डैडीज, क्या आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रीमेच्योर बर्थ के रिस्क पर हैं या आप ऑलरेडी पेरेंट्स हैं एक प्रीमेच्योर बेबी के और आपके दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे हैं। एनआईसीयू में क्या होता है और आप एनआईसीयू स्टे के दौरान क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। मैं एक 24 वीक्स माइक्रोप्रीमी की माँ हूँ। माइक्रोप्रीमी होता है वो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी जिसका जन्म हुआ है प्रेगनेंसी के 26 वीक से पहले, जिसका बर्थ वेट है 800 ग्राम्स और लेस देन 800 ग्राम्स। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मेरे माइक्रोप्रीमी की एनआईसीयू जर्नी एंड चैलेंजेस। ममाज एंड डैडीज, उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरे माइक्रोप्रीमी की इंटायर जर्नी, right from the conception, then challenges we faced after his birth, then NICU stay, discharge, and how we took care of our micropreemie after discharge, then birth of second baby, and how my both the babies are doing now. तो प्लीज़ इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिस हॉस्पिटल में मेरे बेबी का जन्म हुआ था, उस हॉस्पिटल ने हमसे पहले ही कह दिया था कि दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल दिस केस। तो हमें अपने बेबी के जन्म के 3 दिन बाद अपने बेबी को शिफ्ट करना पड़ा एक वेल इक्विप्ड, वेल एडवांस मेडिकल सेंटर फॉर चिल्ड्रन में। और इस शिफ्टिंग के दौरान, इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बेबी को सेप्सिस हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। एंड एज सून एज बेबी वॉज शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल, डॉक्टर स्टार्टेड विद एंटीबायोटिक्स। उसका वजन 700 ग्राम से भी कम हो गया था और वो वेंटिलेटर पे था। वेंटिलेटर की उस ट्यूब से उसके लिप्स इंजर्ड हो गए थे, उनमें से खून आने लगा था। अपने प्रीमेच्योर बेबी को इतने दर्द में देखकर, इतनी तकलीफ से गुजरते हुए देखकर मेरा दिल बहुत रोता था। माएँ जो प्रीमीज के साथ एनआईसीयू में होती हैं वो डर जाती हैं। डॉक्टर्स को हमारे प्रीमीज के छोटे छोटे हाथों या पैरों में से ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। और ये ब्लड इतनी बार कलेक्ट करना पड़ता है कि बेबी की बॉडी में ब्लड कम पड़ जाता है, जिस वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज़ की बॉडी खुद ब्लड नहीं बना सकती है, क्योंकि अगर मेरा बेबी 24 वीक्स पर वुम में होता, पेट में होता, तो भी उसकी बॉडी ब्लड नहीं बना रही होती। उस फीटस को सारा न्यूट्रिशन और ब्लड मिलता है प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। क्योंकि माइक्रोप्रीमी अगर पेट में होता, अगर फीटस होता, तब उसकी बॉडी ब्लड नहीं बना रही होती। तो इवन इफ ही इज़ बॉर्न अर्ली एंड ही इज़ इन एनआईसीयू, उसका सिस्टम ब्लड नहीं बना रहा है। यही वजह है कि बार बार एनआईसीयू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और प्रीमेच्योर बेबीज़ के हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, उनमें वेन्स ढूंढना ब्लड कलेक्शन के लिए काफ़ी मुश्किल काम है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ को कई बार सिरिंज उनके छोटे छोटे से हाथों में चुभोनी पड़ती है और जिसकी वजह से पेरेंट्स का दिल बहुत परेशान हो जाता है। मगर फिर मैं ये भी सोचती थी कि सिर्फ यही एक ज़रिया है जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जान बचाई जा सकती है। ठीक होने के लिए मेरे बेबी को इस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। और फिर एनआईसीयू में एक और नया चैलेंज सामने आया। वेंटिलेटर की एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से बच्चे की आंख में जो रेटिना होता है, उसके पीछे जो लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, उसमें एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ शुरू हो गई है। यानी खून की छोटी छोटी सी नसें आंखों के पीछे लाइट सेंसिटिव पार्ट में डेवलप होना, ग्रो होना शुरू हो गई हैं। इसको मेडिकल टर्म में आरओपी कहा जाता है। आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। आरओपी की वजह से प्रीमेच्योर बेबीज को लाइफ लॉन्ग विजन इश्यूज हो सकते हैं और वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हमारे बेबी को ग्रीन लेज़र की ज़रूरत होगी, मगर इस वक्त क्योंकि हमारा बेबी अभी वेंटिलेटर पर है, उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता ग्रीन लेज़र के लिए। तो डॉक्टर ने फिर एडवाइस किया कि हमारी बेबी को दोनों आँखों में इंजेक्शन देने होंगे ताकि अभी इस ब्लड वेसल्स ग्रोथ को रोका जा सके और ग्रीन लेज़र को थोड़ा डिले किया जा सके ताकि हम डिस्चार्ज के बाद ग्रीन लेज़र करवा सकें। फिर मेरे माइक्रोप्रीमी की दोनों आँखों में एबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ को रोकने के लिए इंजेक्शन दिया गया। और ये सोचकर मेरा दिल दहल जाता था कि मेरा बच्चा कितने दर्द से गुजरा होगा। मगर
उसकी आंखों की रोशनी को सलामत रखने के लिए ये इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी थे। और ऐसा भी मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं NICU में अपने बेबी के साथ हूँ और बेबी अच्छे से वेंटिलेटर पर ही ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेंटेन कर रहा है। अब ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, जो भी प्रीमेच्योर बेबीज़ के माँ बाप NICU में बेबीज़ के साथ रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो बेबी अच्छे से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेंटेन कर रहा है और मैं गई बेबी के लिए फीड लाने, और जैसे ही मैं वो फीड लेकर वापस आ रही हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि डॉक्टर्स की टीम बेबी को रिवाइव कर रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? बेबी एपनिया में चला जाता था। एपनिया का मतलब होता है जब 15 से 20 सेकंड से ज्यादा के लिए प्रीमेच्योर बेबीज सांस लेना रोक देते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज के साथ एपनिया बहुत ही कॉमन बात है। इस हॉस्पिटल में मेरा बेबी एडमिट था। उस हॉस्पिटल में जो भी बेबीज न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड थे, उन बेबीज की माँ को उन हॉस्पिटल में रुकवाने का इंतजाम था, तो मैं उस हॉस्पिटल में ही रहती थी। एक दिन अचानक आधी रात को डॉक्टर्स मुझे कॉल करते हैं और बुलाते हैं, और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझको इस कंसेंट लेटर पर साइन करना पड़ेगा। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा क्योंकि हमारे बेबी की हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उन्हें हमारी बेबी की स्पाइन में लंबर पंक्चर करना पड़ेगा। मतलब उन्हें हमारे बेबी की रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, ताकि वो चेक कर सकें कि बेबी के ब्रेन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं पहुंचा है। मैंने वो पेपर साइन तो कर दिया, मगर मैं अंदर से बहुत डर रही थी कि क्या होगा अगर मेरे बेबी के ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंच गया हुआ तो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। NICU स्टे के दौरान मैं अपनी बेबी की बॉडी में कुछ जर्की मूवमेंट्स नोटिस करती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों? डॉक्टर ने बोला कि बेबी को वेंटिलेटर से बाहर आने दो, हम उसके ब्रेन का EEG करेंगे। उस वक्त ये सोचकर बहुत डर लगता था कि ये जर्की मूवमेंट किसी एबनॉर्मलिटी की निशानी तो नहीं है। मेरे बेबी के NICU स्टे के दौरान ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती थी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे बेबी को इतने पेन से गुजरना पड़ रहा है, ये दिन कब ख़त्म होंगे। मगर फिर एट द सेम टाइम मुझे ये भी एहसास होता था कि ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर्स, ये पूरा मेडिकल स्टाफ NICU में जितने भी बच्चे हैं उन सब से बहुत प्यार करता है और उन्हें बचाने के लिए पूरी ही कोशिश कर रहा है। बेबी की ज़िंदगी बचाने के लिए बेबी को इस पेन से गुजरना ही पड़ेगा, हमें इस मुश्किल वक्त से गुजरना ही पड़ेगा। ममाज एंड डैडीज़, आप इस बात का यकीन मानिए, एक बार जब ये वक्त गुजर जाता है, जब आपके बच्चे के बर्थ को कुछ साल हो जाते हैं और आप पलट कर देखते हैं, तो आप ये फील करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आपके इस एक्सपीरियंस की वजह से। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। मेरा माइक्रो प्रीमी 103 दिन NICU में रहा, 7 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए, मेनी राउंड्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड नंबर्स ऑफ एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड्स। डिस्चार्ज से 2 दिन पहले बेबी के ब्रेन का EEG भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट्स हमें कलेक्ट करनी थी जब हम फॉलो अप के लिए आए तब। डिस्चार्ज के बाद हमें अपने बेबी का ग्रीन लेज़र करवाना था और बेरा टेस्ट करवाना था। बेरा होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चे को हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए होता है बेरा टेस्ट। डिस्चार्ज के दिन डॉक्टर ने हमसे बोला कि अभी तक आपका बेबी हमारी जिम्मेदारी थी, आज के बाद से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स बेबी की कितनी अच्छी केयर करते हैं। हालांकि अब मेरा बेबी डिस्चार्ज के बाद घर आ गया था, मगर मेरे दिल में कुछ डर और कुछ सवाल लगातार बने हुए थे। क्या मेरा बच्चा नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी पाएगा? क्या वो ठीक से सुन पाएगा? क्या वो ठीक से देख पाएगा? क्या वो सभी माइलस्टोन्स टाइम पर पहुंच पाएगा? ममाज एंड डैडीज, अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डिस्चार्ज के बाद क्या हुआ, EEG की रिपोर्ट्स कैसी आईं, बेरा टेस्ट का क्या हुआ और ग्रीन लेज़र कैसे किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही खुशी और इंकरेजमेंट मिलता है। लॉट ऑफ लव टू पेरेंट्स एंड देयर बेबीज।